के सिलसिले को नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। करीब 2 घंटे तक जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई। सभी विधायकों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने की मांग की, लेकिन नीतीश कुमार ने विधायकों की मांग को खारिज कर दिया। नीतीश कुमार के दोबारा मुख्यमंत्री बने रहने से इनकार के बाद भी विधायक अड़ गए। इसके बाद नीतीश कुमार ने फैसला लेने के लिए 24 घंटे का वक्त मांगा। जेडीयू विधायकों की कल दोबारा बैठक होगी। जिस वक्त जेडीयू विधायक दल की बैठक चल रही थी, उसी वक्त बिहार बीजेपी विधायक दल के नेता सुशील कुमार मोदी और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष मंगल पांडे ने राज्यपाल से मुलाकात की। सुशील कुमार मोदी ने राज्यपाल से कहा कि नीतीश सरकार ने विश्वास मत खो दिया है। दोबारा शपथ दिलाने से पहले विधायकों की परेड राजभवन में करवाई जाए। अगर जनता दल दावा पेश करता है तो महामहिम को संतुष्ट होना चाहिए व्यक्तिगत तौर पर कि उनके पास बहुमत है। जदयू के विधायकों और उनके जो समर्थक हैं उनकी राजभवन में परेड कराई जानी चाहिए। बिहार बीजेपी विधायक दल के नेता सुशील कुमार मोदी ने पूछा कि अगर नीतीश मुख्यमंत्री बने रहते तो फिर इस्तीफा क्यों दिया? नीतीश जनता को गुमराह कर रहे हैं। जेडीयू विधायक दाऊद अली अंसारी ने कहा है कि नीतीश कुमार ही उनके नेता हैं। उन्होंने धमकी दी कि अगर नीतीश मुख्यमंत्री बने रहने से इनकार करते हैं तो वो आत्मदाह कर लेंगे। मगर बिहार के विधायक हम लोग का दूसरा कोई नेता नहीं है। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और नीतीश कुमार हमारे नेता रहेंगे। नीतीश कुमार को हम लोग कहेंगे कि आप हमारे नेता हैं और नेता बने रहिएगा। दूसरा कोई नेता नहीं है बिहार का। इसके बावजूद भी अगर नीतीश नहीं मानते हैं तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे। चौधरी ने यह भी दावा किया कि जेडीयू विधायक भी ऐसा ही चाहते हैं। बिहार में नीतीश ने इस्तीफा दिया और उधर नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। विधायक दल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री की रेस में अली अनवर, विजेंद्र यादव, विजय कुमार चौधरी, वृषण पटेल और वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम शामिल हैं। उधर बिहार के राजभवन से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर उस वक्त की है जब सुशील कुमार मोदी राज्यपाल डीवाई पाटिल से मिलने पहुंचे थे। राज्यपाल के बगल में तिरंगा उल्टा लटका हुआ था। ये तस्वीर सुशील कुमार मोदी ने फेसबुक पर पोस्ट की है। बिहार में जेडीयू विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले पार्टी अध्यक्ष शरद यादव के खिलाफ पार्टी समर्थकों ने नारेबाजी की। पटना में नीतीश कुमार के घर के बाहर शरद यादव की कार रोक दी गई, जमकर नारेबाजी की। नीतीश कुमार के घर के बाहर गुस्साए जेडीयू समर्थकों ने शरद यादव वापस जाओ के नारे भी लगाए। जेडीयू समर्थकों का आरोप है कि शरद यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिले हुए हैं और बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। जेडीयू कार्यकर्ता शरद यादव के एक बयान से भड़के हुए थे। दरअसल शरद यादव ने कहा था कि अब नीतीश की जगह नया नेता चुना जाएगा और नीतीश सीएम नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार से इस्तीफा वापस लेने का दबाव भी कार्यकर्ता बनाए हुए हैं। नीतीश के समर्थकों ने उनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया और नीतीश से इस्तीफा वापस लेकर बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने की मांग की। उधर उठापटक के बीच बिहार में नए सियासी समीकरण के संकेत भी मिल रहे हैं। सरकार बनाने के लिए जेडीयू आरजेडी से भी हाथ मिला सकती है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि लालू यादव का साथ लेने से कोई परहेज है। शरद जी ये बताइए कि क्या लालू जी से भी सरकार मदद लेंगे? मैंने सवाल देश का है तो किसी तरह के जो पुराने मतभेद उनका कोई सवाल नहीं। यानी लालू जी और नीतीश जी के मतभेद कल समाप्त, वो सब समाप्त होंगे। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि सेकुलर गठबंधन की सरकार बनाने के लिए लालू यादव के साथ मतभेद भुलाने को वो तैयार हैं। शरद ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए नई शुरुआत बिहार से ही करनी होगी। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव से उनकी किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं है शरद यादव से। ये कहां से बात आ रही है कि शरद यादव ने 3 बार बात किया, त्यागी ने बात किया, फलाना ने बात किया? बिल्कुल इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, भर्त्सना करते हैं। पहले खबरें आ रही थी कि शरद यादव ने लालू से बात की और उन्हें साथ आने का न्योता दिया था। ये भी कहा जा रहा था कि लालू की बेटी मीसा भारती को मंत्री बनाने का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन लालू ने इन खबरों को खारिज कर दिया। बिहार में मौजूदा सियासी हालात पर सोमवार को आरजेडी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। लालू ने कहा कि इस बैठक के बाद ही अगला फैसला होगा। हम वॉच रखे हुए सिचुएशन पर और हमारी पार्टी की मीटिंग भी है। कल हमने बुलाया है कि हर सवाल पर हम लोग बिल्कुल वॉचफुल हैं। मैं इनके पटाक्षेप के बाद हमारी पार्टी अपना पत्ता खोलेगी।
लालू की मीटिंग से पहले आरजेडी के 3 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में सम्राट चौधरी, रामलखन राम रमण और जावेद इकबाल अंसारी हैं। तीनों ने स्पीकर से इस्तीफा मंजूर करने की मांग भी की। आरजेडी के बागी विधायक सम्राट चौधरी ने नीतीश की जमकर तारीफ की और उन्हें समर्थन देने की बात कही। सम्राट ने यह भी कहा कि लालू यादव से उनका कोई लेना देना नहीं है और फरवरी से ही जेडीयू के लिए काम कर रहे हैं। जहां जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव लालू यादव से भी समर्थन लेने की बात कर रहे हैं, वहीं बिहार के मंत्री नरेंद्र सिंह का कहना है कि लालू से सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई हमें समर्थन की जरूरत ही नहीं है, हम जितने में हैं उतने में हम काफी हैं और बहुमत में हैं। हमें लालू की समर्थन की जरूरत नहीं है। जेडीयू के आरजेडी के साथ आने के सवाल पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। सत्ता की भूख है और सत्ता के लिए वो किसी से हाथ मिला सकते हैं। आरजेडी जेडीयू के साथ आने के कयास पर एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने चुटकी ली है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बाढ़ आने पर सांप बिच्छू भी एक साथ हो जाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि जेडीयू से हमने समर्थन वापस नहीं लिया है, इसलिए फिर से समर्थन देने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा कि हमारे 4 विधायकों का समर्थन जेडीयू को जारी। लोकसभा चुनाव में हमारा समर्थन राष्ट्रीय जनता दल से हमारा अलायंस हुआ था, गठबंधन हुआ था, मगर विधानसभा में जो हमने उनको समर्थन दिया था वो समर्थन तो आप अभी वापस लिया नहीं है, तो नए समर्थन का कहां प्रश्न है। अगर बिहार की मौजूदा स्थिति देखें तो 243 सीटों वाले विधानसभा में जेडीयू के पास 117 सदस्य हैं, जो बहुमत के आंकड़े से कम है। वहीं बीजेपी के पास 90, आरजेडी के पास 24, कांग्रेस के पास 4, निर्दलीय 6 और 1 सीट सीपीआई के पास है। मोदी सरकार के गठन से पहले सुषमा स्वराज दिल्ली में आरएसएस दफ्तर पहुंची। खबर है कि मोदी मंत्रिमंडल में सुषमा स्वराज का नाम पक्का हो गया है। खबर है कि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री बन सकती हैं। सुषमा संघ दफ्तर पहुंची तो मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी से उनके घर पर मुलाकात की। खबर है मोदी ने आडवाणी को स्पीकर पद का ऑफर दिया, जिसे आडवाणी ने मान लिया। आडवाणी से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की। खबर है कि जोशी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार ने आडवाणी से मुलाकात की। खबर है अनंत कुमार को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मोदी सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। आज एक के बाद एक कई नेताओं ने मोदी से मुलाकात की। दिल्ली के गुजरात भवन में अमित शाह, उमा भारती, धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे मोदी से मिलने पहुंचे। गुजरात भवन में साउथ के नेता बीएस येदियुरप्पा और अनंत कुमार ने भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके अलावा येदियुरप्पा, अनंत कुमार और सदानंद गौड़ा बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिले। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू दिल्ली में संघ दफ्तर पहुंचकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिले। इस मौके पर नायडू ने कहा कि यह हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। वेंकैया नायडू के अलावा कलराज मिश्र ने भी संघ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सोमवार को दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक उद्धव अपने सांसदों को मिलने वाले मंत्रालयों पर चर्चा करेंगे। गुजरात में आनंदीबेन पटेल का नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी बनना करीब करीब तय हो गया है। सूत्रों से खबर है कि मोदी की बेहद भरोसेमंद आनंदीबेन के नाम पर विधायकों में सहमति भी दिख रही है और वो गुजरात की अगली सीएम बनने जा रहे हैं। खबर है कि 21 मई को गुजरात के बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें आनंदीबेन पटेल को औपचारिक तौर पर नेता चुना जाएगा, जिसके बाद राज्यपाल को इस बाबत सूचना दी जाएगी और फिर शपथ ग्रहण की तैयारी होगी। गुजरात में नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा के लिए बीजेपी आलाकमान ने 2 पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। थावरचंद गहलोत और गुजरात के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर को विधायकों का मन टटोलने के काम में लगाया गया है। गुजरात की अगली संभावित मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अंबाजी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने विशेष पूजा की। मंदिर प्रशासन ने उनका सम्मान भी किया। 21 मई को ही नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। उनके विदाई के लिए गुजरात विधानसभा का विशेष सत्र 21 मई को बुलाया गया है, जहां वो अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे। इस दौरान उनका भव्य सम्मान भी होगा। इससे एक दिन पहले भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मणिनगर में रैली को संबोधित करेंगे। मोदी विधानसभा में यहीं से चुनकर जाते हैं। उनकी रैली 20 मई को शाम 7 बजे होनी है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर खाने फिर से सरकार बनाने की आवाज उठी है। शनिवार को विधायकों की बैठक में अरविंद केजरीवाल के सामने ये प्रस्ताव रखा गया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया है।
शनिवार को बैठक में अरविंद केजरीवाल से करीब 20 विधायकों ने कहा कि कांग्रेस या बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई जाए। पार्टी के वरिष्ठ विधायक राजेश गर्ग ने बैठक में ये बात जोर शोर से उठाई। आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग का मानना है कि जिन्हें दिल्ली के विकास से मतलब है वो पार्टियां सरकार बनाने में समर्थन जरूर करेंगी। तो लोग देश हित में, समाज हित में, दिल्ली निवासियों के हित में चाहते हैं कि काम हो, वो अपने आप समर्थन देंगे। यदि वो समर्थन नहीं देते हैं तो हम समझेंगे कि वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों का विकास हो, दिल्ली के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले। आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली में फ्रेश चुनाव की मांग करती थी, लेकिन पार्टी के विधायक राजेश गर्ग का कहना है कि नए सिरे से चुनाव कराने पर काफी खर्च होगा और जनता पर इसका बोझ बढ़ेगा। चुनाव की स्थिति आती है, चुनाव कराते हैं तो दिल्ली की जनता पर 1000 करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है। दोबारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। सारे के सारे विकास कार्य रुके हुए हैं। फिर से सरकार बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक बढ़ गए हैं। विकासपुरी से विधायक महेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में फिर से चुनाव होने चाहिए, बजाय इसके कि सरकार बनाने की कोशिश हो। हमारी इच्छा है कि चुनाव हो दिल्ली में, एक मजबूत सरकार पूर्ण बहुमत से आए। पूर्ण बहुमत से आए। मेरा विचार है दोबारा चुनाव होना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की खबर को बेबुनियाद बताया है। तिमारपुर से विधायक हरीश खन्ना ने कहा, अगर चुनाव होते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार बनाने को लेकर बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने कटाक्ष किया है। जिन पार्टियों को पूरे देश ने बुरी तरह से नकारा, उनका दिल्ली में अनैतिक तरीके से सरकार बनाना बड़ा पाप है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जिसको पूरे देश में जनता ने इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट किया है, ऐसी स्थिति में उनके लिए सरकार दिल्ली के अंदर फिर से अनएथिकल तरीकों से बनाने की सोच रखना भी कितना बड़ा पाप है। अगर दिल्ली विधानसभा की मौजूदा स्थिति देखें तो आम आदमी पार्टी के पास 27 सीटें हैं, लेकिन बड़ी पार्टी बीजेपी है जिसके पास शिरोमणि अकाली दल के साथ कुल 32 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस के पास 8, अन्य के खाते में 3 हैं। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली और पंजाब को छोड़कर बाकी प्रदेशों में 6% वोट भी नहीं मिले, जिससे उसे तगड़ा झटका लगा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में योग गुरु बाबा रामदेव ने संकल्प पूर्ति महोत्सव का आयोजन किया। समारोह में बीजेपी नेता अरुण जेटली और वीके सिंह ने हिस्सा लिया। बीजेपी को बहुमत मिलने पर रामदेव ने संकल्प पूर्ति महोत्सव का आयोजन किया था। योग गुरु बाबा रामदेव ने भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कहा कि मोदी जहां खड़े होते हैं वहां पूरा देश खड़ा नजर आता है। रामदेव ने कहा कि मोदी भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने योग गुरु बाबा रामदेव की तुलना महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण से की। उन्होंने कहा, जिस तरह से महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई और जेपी ने सत्ता की लड़ाई लड़ी, उसी तरह रामदेव ने भी लोकतंत्र के लिए अहम लड़ाई लड़ी है। बाबा रामदेव की तुलना महात्मा गांधी और जेपी से करने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने ट्वीट किया कि जेटली की बातों से जाहिर होता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से हारने के बाद वो काफी परेशान है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के अंदर खाने घमासान मच गया है और खबर है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी में पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं और हार की जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होने के बाद पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने हार की वजह जानने के लिए लखनऊ में लोकसभा चुनाव लड़े सभी प्रत्याशियों की कल बैठक बुलाई है। समाजवादी पार्टी को यूपी के 80 सीटों में से महज 5 सीटें मिली हैं, जबकि पिछले चुनाव में उसके पास 23 सीटें थीं। जो 5 सीटें मिली भी हैं वो मुलायम सिंह और उनके परिवार को ही हासिल हुई हैं, बाकी उनके सभी प्रत्याशी हार गए। हार की जिम्मेदारी को लेकर पूछे गए सवाल पर आजम खान ने कहा कि यूपी के सीएम के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। हमारी बहुमत की सरकार है, हम हार पर मंथन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने का कोई सवाल पैदा नहीं और इस तरह का कोई विचार भी नहीं है और ये विचार होना चाहिए भी नहीं। लोकसभा चुनाव में करारी हार पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सफाई दी। उन्होंने हार का ठीकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ा। प्रदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं बुला रहा है। आज जो भी कुछ भोग रहा है पूरा देश, वो केंद्रीय सरकार के पापों को भोग रहा है। आजम खान ने कहा कि मुस्लिमों ने धर्म के आधार पर वोट नहीं किया।
बीजेपी नेता कलराज मिश्रा ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए कहा, उन्हें अपने इस्तीफे के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार के बावजूद एसपी का सूपड़ा यूपी से साफ हो गया। वहीं कलराज मिश्रा ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बीजेपी पर ध्रुवीकरण के आरोप पर कहा कि उनका ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मायावती विचार करें कि उनके वोट बैंक पर सिर्फ क्यों लगी और जनता ने उन्हें क्यों नकारा। वहीं कलराज मिश्रा ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बीजेपी पर ध्रुवीकरण के आरोप पर कहा कि उनका ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मायावती विचार करें कि उनके वोट बैंक पर सिर्फ क्यों लगी और जनता ने उन्हें क्यों नकारा। मोदी ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को फोन पर बातचीत करते हुए बधाई दी। पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद डीएम के सभी पदों से एमके स्टालिन ने इस्तीफा वापस ले लिया है। आंध्र प्रदेश में विधायक दल का नेता चुने गए चंद्रशेखर राव ने राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन से मुलाकात की है। बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी शिवसेना की नजर लोकसभा अध्यक्ष के पद पर है। लोकसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने सद्भाव दिखाते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को फूल भेजकर बधाई दी। राज्य में लोकसभा के 48 सीटों में से शिवसेना को 18 सीटें मिली है। शिवसेना ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ऐतिहासिक जीत से उत्साहित बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर महाकाल की शरण में उज्जैन पहुंचे। हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रमुख कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा को अपना इस्तीफा सौंपा। हरियाणा जनहित कांग्रेस के सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने अपनी हार के बाद इस्तीफा दे दिया है। लखनऊ में होमगार्ड के जवान बीजेपी की टोपी पहनकर राजनाथ सिंह के आवास के सामने जमकर नाचे। यहां वर्दी में इकट्ठा हुए दर्जनों जवानों ने जमकर जश्न मनाया। महिला होमगार्ड भी खुद को थिरकने से नहीं रोक पाई। मशहूर डिजाइनर साई सुमन ने भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक सूट डिजाइन किया है। लुधियाना के चंद्रशेखर प्रभाकर ने नरेंद्र मोदी के लिए मोम का पुतला बनाया है। नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत से अमेरिकी थिंक टैंक बेहद उत्साहित है। थिंक टैंक का कार्नेजी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने कहा कि मोदी की जीत बिगड़ी व्यवस्था और नीतिगत निष्क्रियता के खिलाफ लोगों का खुला संदेश है। अमेरिकी थिंक टैंक को भरोसा है कि मोदी की जीत भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की दिशा में काम करेगी। अरुणाचल विधानसभा में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 60 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 42 सीटें मिली हैं। फुल मेजोरिटी, डंपिंग मेजोरिटी के साथ हम लोग दोबारा फिर सत्ता पे आ गया है, तो उसका पूरा श्रेय मैं अपना नवम तुकी जी को मैं देना चाहूंगा। इलेक्शन प्रोसेस वाज फॉर डेवलपमेंट एंड पीपल हैव एक्सेप्टेड द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट। कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़े 11 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे, जिसके बाद विधानसभा की 49 सीट पर चुनाव हुए। इस जीत के बाद कार्यकारी सीएम नवाम तुकी ने कहा कि सरकार सूबे में हेल्थ स्कीम चला रही है, जिससे मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। अभी हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हम लोगों ने शुरू करने जा रहा है, जिससे कि जितना भी जो रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में जितना भी बीमारी है वो उसका सुविधा हो जाएगा और मुफ्त में उसका इलाज किया जाएगा। जीत के बाद कार्यकारी सीएम नवाम तुकी और विधायकों ने जनता को धन्यवाद दिया। नवाम तुकी ने बताया कि प्रदेश में कई रोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जरिए बेरोजगारी दूर की जाएगी। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का दौरा हम लोग ने इन्वेस्टमेंट सब लोग को बुलाया और इस विशेष करके जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काफी लोग ने आया है। अभी कोई प्रोजेक्ट्स काम शुरू होने वाला है, इससे बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। यूपीए सरकार ने जाते जाते अडानी ग्रुप को झटका दिया है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने अडानी को 5,500 करोड़ का नोटिस जारी किया है। डीआरआई ने अडानी ग्रुप को यह नोटिस विदेश से आयात किए गए उपकरण की कीमत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए भेजा है। नोएडा सेक्टर 63 में एक वाटर जग बम ने वाली कंपनी में आग लग गई। कंपनी में काम करने वाले लोगों ने आग की जानकारी दमकल विभाग को दी। आग की वजह से कंपनी में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बिहार के बेगूसराय में एक 3 मंजिला मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग मकान के तीसरी मंजिल पर बने स्टूडियो में लगी थी, जिससे मकान का तीसरी मंजिल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। चुनाव में भाई की हार से आहत अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री टीजी रिपोंचे ने खुदकुशी कर ली। टीजी रिपोंचे ने पंखे से लटक कर जान दे दी। यूपी के बुलंदशहर में एक सिरफिरे आशिक ने एक शादी समारोह में दुल्हन और उसकी बड़ी बहन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। एमपी के धार में बदमाश एक बुजुर्ग महिला के पैर काटकर उसके पैर से चांदी के कड़े निकालकर फरार हो गए।
दिल्ली के नरेला में एक तेज रफ्तार बस ने मासूम को कुचल दिया। 8 साल का ये बच्चा नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में पेट्रोल पंप के पास सड़क पार कर रहा था। गुजरात के भरूच में भीषण सड़क हादसा हुआ। एक साथ 4 गाड़ियों की टकराने से 10 लोगों की मौत हो गई। उधर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में 40 साल के कठेड़ ने अपनी भतीजी को ही हवस का शिकार बनाया। बच्चे के साथ जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भी भद्दा मजाक किया। डॉक्टरों ने मेडिकल जांच में बच्चे के साथ रेप से इनकार कर दिया था। राजस्थान के जोधपुर में एक लड़का ऑपरेशन कराने के बाद लड़की बन गया। 10 साल पहले का सत्यजीत अब ख्वाहिश बन चुका। दिल्ली के प्रीत विहार में हरवीन एकेडमी ने आईआईटी और मेडिकल प्रवेश की तैयारी के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में 350 छात्रों ने हिस्सा लिया। एकेडमी के सीईओ एनके शर्मा ने कहा, छात्रों पर मानसिक दबाव कम करना उनका मकसद है। वेस्टइंडीज में स्कूल क्रिकेट में एक 14 साल के लड़के ने 404 रनों की धमाकेदार पारी खेली। क्रस्टन कालीचरण नाम के क्रिकेटर ने किस्कुरी मैच में अपनी यह दमदार पारी खेली। लाओस के रक्षा मंत्री दाउंगचे फिचिप और उनकी पत्नी विमान हादसे में उन दोनों की मौत हो गई। उनके अलावा विमान में 5 अफसरों समेत 22 लोगों की जान चली गई। बैंगलोर में फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम ने मैराथन रेस को हरी झंडी दिखाई। सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर की फिल्म एक विलन का नया गाना रिलीज हुआ। सैफ रितेश और राम कपूर की फिल्म हम शक्ल के नए गाने के इंटरनेट पर धूम मची है। इस गाने को एक दिन में करीब 4 लाख लोगों ने नेट पर देखा। भाई गॉड तेरी सेवा करेंगे। इसी खबर के साथ सुपरफास्ट 100 में फिलहाल के लिए बस इतना ही।